दोस्तों, हेवेल्स का नाम सुनकर लगता है कि ये कोई विदेशी कंपनी है, पर असल में ये ब्रांड इंडिया से ही बिलोंग करती है, जिसको हवेली राम के नाम से बनाया गया था। आज हेवेल्स अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, जहां इन्होंने लॉयड, क्रैफ्टरी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक जैसे फेमस ब्रांड को एक्वायर कर रखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ये चाइना से सस्ता माल उठाकर उस पर हेवेल्स का ठप्पा लगाकर बेचा करते थे। और एक सवाल जो सबके मन में खटकती है कि हेवेल्स को बनाने वाले तो हवेली राम थे, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे के मौत के बाद उसकी ऑनरशिप कीमत राय गुप्ता के पास कैसे आई, और इन्होंने अपने घमंड में ऐसा क्या कर दिया था कि हेवेल्स डूबने के कगार पर आ चुकी थी। सबसे बड़ा सवाल कि हेवेल्स इतने बड़े बड़े कंगाली से हर बार बचा कैसे, और मार्केट में जब चाइना के सस्ते माल का बोलबाला था, उस दौर में हेवेल्स एक प्रीमियम ब्रांड कैसे बना, और आज तक इन्होंने इस ब्रांड वैल्यू को बनाकर कैसे रखा। आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मार्च 2020 में हेवेल्स का रेवेन्यू 9,541 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2024 में बढ़कर 18,798 करोड़ रुपए हो गया। खुद कंपनी के चेयरमैन का कहना था कि अगर 2007 में उन्होंने एक बड़ा कदम नहीं उठाया होता तो आज वो जिस पोजीशन पर बैठे हैं वहां पहुंचने में 40 साल का समय लग जाता। एंड आज उसी का नतीजा है कि हेवेल्स अपने प्रोडक्ट्स को लगभग 70 देशों में एक्सपोर्ट करता है, जहां इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ग्लोबल लेवल पर एस्टैब्लिश कर लिया है। लेकिन दोस्तों, हेवेल्स की शुरुआत इससे बहुत ही अलग थी। इस कहानी की शुरुआत होती है 21 साल के ड्राइंग टीचर कीमत राय गुप्ता से, जो 1958 के दौरान गर्मियों की छुट्टी में अपने चाचा के घर दिल्ली आए हुए थे, जो गुप्ता जी एंड कंपनी नाम से दिल्ली के कीर्ति नगर में एक इलेक्ट्रिक शॉप चलाते थे। ऐसे में कीमत राय भी अपने खाली समय में उनकी दुकान पर जाकर व्यापार सीखने लगे। इसी बीच उनके चाचा को किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा और कुछ दिनों के लिए उन्होंने दुकान की जिम्मेदारी कीमत राय के हाथों में सौंप दी। हालांकि चाचा थोड़े चिंतित भी थे कि ये नया लड़का उनके व्यापार को संभालेगा कैसे, लेकिन जब वो वापस आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि दुकान का कारोबार लगभग 3 गुना तक बढ़ चुका था। वो इससे इतना खुश हुए कि उन्होंने फौरन ही कीमत राय को अपना पार्टनर बनाने का ऑफर दे दिया। कीमत राय ने भी अपनी टीचर की नौकरी को छोड़कर झट से इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और अब दोनों साथ मिलकर काम करने लगे। अब इनका कारोबार कुछ ऐसा था कि ये मैन्युफैक्चरर से सामान लेकर उसे रिटेलर को बेच देते थे। लेकिन इस व्यापार में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब रिटेलर्स को किसी और से ज्यादा सस्ते रेट में माल मिलता था तो वो इन्हें छोड़ दूसरे से सामान ले लेते थे। ऐसे में बार बार नए रिटेलर्स को ढूंढना और उन्हें खरीदारी के लिए मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। साथ ही कीमत राय ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं रख सकते थे, वरना खुद के रिटेलर्स भी नहीं बचते। इस चीज को नोटिस करने के बाद कीमत राय को समझ आया कि अगर जल्द ही कुछ नया नहीं किया गया तो ये बिजनेस लॉस में जा सकती है और उसे बंद करने की भी नौबत आ सकती है। इसलिए इन्होंने अपने चाचा से डिस्कस किया कि क्यों ना हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें, क्योंकि ऐसा करके हम कम प्राइस में बेहतर क्वालिटी दे पाएंगे। अब चाचा ठहरे पुराने ख्याल के आदमी, उन्होंने फौरन ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जितना भी मिल रहा है उतने में ही खुश रहो। लेकिन कीमत राय ने अपना पूरा मन बना लिया था कि वो एक मिडिल मैन बनकर नहीं रहेंगे, और इसलिए उन्होंने चाचा को मनाने की कई बार कोशिश की, पर दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे और बात इतनी बढ़ गई कि बाद में इसने विवाद का रूप ले लिया। ये सब देखते हुए एक दिन कीमत राय ने अपने चाचा को बुलाया, उन्हें ठंडी लस्सी पिलाई और कहा कि आप कुछ भी मांग लें, लेकिन बदले में मुझे अपनी दुकान बेच दें। एंड काफी सोच विचार के बाद उन्हें लगा कि उनका भतीजा किसी भी कीमत पर अपनी जिद को नहीं छोड़ने वाला, इसलिए 90,000 रुपए में आखिरकार चाचा ने दुकान को भतीजे के नाम कर दिया। इस सबसे परे देश के एक दूसरे कोने में एक अलग ही कहानी चल रही थी, जो थी हवेली राम गांधी की। हवेली राम ने एक कंपनी की शुरुआत की और अपने नाम को थोड़ा मॉडर्न और विदेशी तरीके से मॉडिफाई करके उसका नाम रखा हेवेल्स। हवेली राम बाहरी देशों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीदते और फिर उन पर अपने ब्रांड का ठप्पा लगाकर इंडिया में बेचा करते थे। उनका ये व्यापार काफी कम समय में बहुत ही सक्सेसफुल हो चुका था, और इस सक्सेस के पीछे का मेन रीजन था इस कंपनी का ब्रांड नेम, क्योंकि इसी नाम से एक डच कंपनी मार्केट में मौजूद थी जो बहुत ही अच्छे अप्लायंसेस बनाया करती थी। इस वजह से लोगों को हवेली राम की कंपनी भी विदेशी लगने लगी और इसकी डिमांड लगातार बढ़ती चली गई। कुछ समय में इन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप करके खुद की मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। हवेली राम का ये बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि सोने के अंडे देने वाले इस व्यापार से उन्होंने हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया। दरअसल हुआ ये कि हवेली राम की पत्नी, जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से वो गहरे सदमे में चले गए। और इससे पहले कि वो इस सदमे से बाहर निकल पाते, इनके इकलौते बेटे ने भी आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उनका पूरा संसार ही उजड़ गया। इन हादसों के बाद हवेली राम इतने डिप्रेशन में आ गए कि उन्हें काम काज का कोई होश ही नहीं रहता था।
धीरे धीरे उनकी कंपनी लॉस में जाने लगी और उसकी रेपुटेशन खराब होने लगी। इसलिए कई लोगों ने हवेली राम को सुझाव दिया कि इससे पहले कि हैवेल्स को बंद करने की नौबत आ जाए, इसे बेच देना ही ठीक होगा। अब दोस्तों ये खबर कीमत राय को पहले ही मिल जाती है, क्योंकि कीमत राय काफी समय से हैवेल्स के डिस्ट्रीब्यूटर थे और क्योंकि वो इस कंपनी की पॉपुलैरिटी के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने फौरन इसको खरीदने का फैसला कर लिया। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करने का सपना तो वो बहुत ही पहले से देख रहे थे, बस इंतजार था तो एक मौके का। उन्होंने हैवेल्स के मैनेजर के साथ मीटिंग की और 7 लाख रुपए में इस डील को फाइनल कर लिया, जो आपको शायद एक छोटी रकम लग रही होगी, लेकिन उस समय के हिसाब से 7 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती थी। कीमत राय ने ये डील तो डन कर दिया था, पर उनके पास इतने पैसे थे ही नहीं। अब वो सोच में पड़ गए कि इतने सारे पैसों का इंतजाम वो करे कैसे, और डील से इनकार करने का सवाल भी नहीं था, क्योंकि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को वो किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज लिया, कुछ अपनी सेविंग्स मिलाई और जैसे तैसे 7 लाख रुपए इकट्ठा करके 1971 में हैवेल्स के ब्रांड नेम को खरीद लिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इन्होंने पूरी कंपनी नहीं बल्कि 7 लाख रुपए में सिर्फ ब्रांड के नेम को खरीदा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ ब्रांड नेम के लिए इतना बड़ा अमाउंट क्यों देना। असल में दोस्तों, अगर कीमत राय एक नई कंपनी को स्टार्ट करते तो इसे मार्केट में लाने के लिए उन्हें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती। डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को कन्विंस करना पड़ता, एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ता, साथ ही लोगों को इस नए ब्रांड से अवेयर कराने के लिए मार्केटिंग और प्रमोशंस पर भी खर्च करने पड़ते। फिर भी इस बात की गारंटी नहीं रहती कि उनका ये ब्रांड मार्केट में चलेगा ही। साथ ही इस नए ब्रांड को एस्टैब्लिश करने में कीमत राय को कम से कम 10 से 15 साल का समय लग जाता, तब जाकर कहीं लोगों को पता चलता कि ये भी एक कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। लेकिन हैवेल्स चूंकि एक पहले से ही पॉपुलर ब्रांड था, इसलिए ना तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को मनाने की जरूरत थी और ना ही ज्यादा मार्जिन देने की, और क्योंकि इस पूरी कंपनी को खरीदना उनके बजट से बिल्कुल बाहर था, इसलिए कीमत राय ने सिर्फ उस ब्रांड के नाम को खरीदा। उन्हें पता था कि लोग सिर्फ ब्रांड को ही देखेंगे, ना कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसे हवेली राम बेच रहे हैं या कीमत राय। अब कीमत राय ने ब्रांड को तो खरीद लिया था, लेकिन प्रोडक्ट्स के लिए उन्होंने बाहर के देशों से आउटसोर्सिंग करके उन पर हैवेल्स का ठप्पा लगाकर बेचने लगे। अगले 5 सालों में कीमत राय के पास इतने पैसे आ चुके थे कि अब वो खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर सकते थे। इसलिए साल 1976 में उन्होंने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिल्ली के कीर्ति नगर में सेटअप किया। इस प्लांट में वो HBC फ्यूजेस, स्विचेस, वायर्स और इन जैसे कई अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स बनाया करते थे। साल 1980 में इन्होंने दिल्ली के तिलक नगर में हैवेल्स का एक और प्लांट सेटअप किया, जहां हाई क्वालिटी के एनर्जी मीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। अब दोस्तों, यहाँ तक हैवेल्स का बिजनेस काफी फल फूल रहा था और कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। लेकिन फिर इसे कुछ विदेशी कंपनी से टक्कर मिलने लगा, जिससे इसकी मार्केट पोजीशन खराब होने लगी। दरअसल 80s के दौरान इंडियन मार्केट में कई चाइनीज कंपनीज एंटर कर चुकी थी, जिनके इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा सस्ते होते थे। साथ ही फ्रांस की स्नाइडर इलेक्ट्रिक, जर्मनी की सीमेंस और स्विट्जरलैंड के ABB ग्रुप से भी हैवेल्स को भारी कंपटीशन मिल रहा था, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा मुकाम रखते थे। साथ ही रीजनेबल प्राइस पर इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी बेहतर होती थी। ऐसे में इनसे कॉम्पीट करना हैवेल्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। नतीजन हैवेल्स की सेल्स कम होने लगी। लगातार कोशिशों के बाद कीमत राय को समझ आया कि उन्हें नए डिजाइन और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा, ताकि मार्केट में अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बना सकें। ऐसे में ग्लोबल ब्रांड्स की क्वालिटी से कॉम्पीट करने के लिए हैवेल्स ने साल 1987 में जर्मनी की कंपनी गियर के साथ एक ज्वाइंट वेंचर की शुरुआत करी और दिल्ली के बादली इलाके में MCB की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। दोस्तों, गियर को MCB का काफी एक्सपीरियंस था और ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते थे, जिसका हैवेल्स को भरपूर फायदा मिलता है। हैवेल्स अब नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके लगातार मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन फिर 1991 के LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म के बाद हैवेल्स के लिए ये मार्केट बहुत ही ज्यादा टफ हो गई, क्योंकि इस रिफॉर्म ने इंडिया की मार्केट को बाहर की कंपनीज के लिए पूरी तरह खोल दिया था, जहां इसके पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे। इस चीज का फायदा उठाने के लिए अब जापान, कोरिया और USA की कई कंपनीज ने इंडिया में एंटर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अब हैवेल्स के कई सारे कॉम्पिटिटर्स हो चुके थे। इस दौरान नई टेक्नोलॉजी वाली चीजों की मांगे बढ़ने लगी और गुजरते वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट्स पहले से ज्यादा एडवांस होने लगे थे। इसकी वजह से हैवेल्स की प्रॉब्लम अब और भी ज्यादा बढ़ने लग गई। एक तरफ तो कंपनी के ऊपर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द अडॉप्ट करने का प्रेशर था, साथ ही मार्केट में बने रहने के लिए प्राइस कम करने का भी दबाव था। अब देश में उस दौरान महंगाई वैसे ही जोरों पर थी। ऐसे में लोग इन चाइनीज प्रोडक्ट्स को बहुत ही तेजी से अडॉप्ट करने लगे और इसकी वजह से हैवेल्स और इस जैसी कई इंडियन कंपनीज की सेल्स लगातार कम होने लगी। इस गिरते हुए ग्राफ को देखकर कई कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस काफी ज्यादा घटा दिया था, ताकि वो मार्केट में बने रह सके।
लेकिन कीमत राय ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो प्रोडक्ट के प्राइस के साथ समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट्स भले ही सस्ते हों लेकिन हैवेल्स के प्रोडक्ट उनके कंपेयर में हाई क्वालिटी और लॉन्ग लास्टिंग होते थे। हालांकि कीमत राय का ये फैसला थोड़ा रिस्की जरूर था, क्योंकि उस दौरान परचेजिंग पावर कम होने की वजह से ज्यादातर लोगों का रुझान सस्ती चीजों की ओर रहता था। इसी बीच मार्केट के टफ कंपटीशन को देखते हुए इन्होंने 1992 में अपने बेटे अनिल राय गुप्ता को भी बिजनेस में शामिल कर लिया और इसके 3 साल बाद अपने भतीजे अमित गुप्ता को इस कंपनी का डायरेक्टर बना दिया और इस तरह ये बिजनेस अब पूरी तरह से परिवार के हाथों में आ गया था। मार्केट की नीड को समझते हुए हैवेल्स ने 1993 में अपना पहला R&D सेंटर ओपन किया ताकि नए नए एक्सपेरिमेंट करके वो कंपटीशन में आगे रह सके। इसके साथ साथ इन्होंने दूसरी कंपनीज का एक्विजिशन भी शुरू कर दिया था, क्योंकि कीमत राय को पहले से ही पता था कि एक नई कंपनी को खड़ा करना ज्यादा चैलेंजिंग और एक्सपेंसिव है, इसलिए वो जीरो से शुरुआत करने की जगह अलग अलग कंपनीज को एक्वायर कर रहे थे। जैसे कि साल 1996 में इन्होंने राजस्थान के अलवर में मौजूद सूर्या केबल एंड वायर्स को खरीदा। इसके बाद 1997 से 2001 के बीच हैवेल्स ने 4 बड़े एक्विजिशन किए थे, जिसमें से पहला था ECS जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स और स्विच बोर्ड्स बनाती थी। दूसरा था ड्यूक आर्निक्स इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाया करती थी। तीसरा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल्स जो स्विचेस, सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग करती थी। और चौथा था कार्बट्री इंडिया जो अपने स्टाइलिश और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता था। इन कंपनीज को एक्वायर करने के बाद हैवेल्स के पोर्टफोलियो में कई नए प्रोडक्ट्स ऐड हो गए थे, जिससे इन्हें कम समय के अंदर अपनी मार्केट प्रेजेंस को एक्सपैंड करने में मदद मिली। फिर आया साल 2007 जब हैवेल्स ने एक ऐसी कंपनी को एक्वायर कर लिया जो उसके बसे बसाए साम्राज्य को ढेर कर सकती थी। इसका नाम था सल्वेनिया। दरअसल कीमत राय को जब पता चला कि जर्मनी की लाइटिंग एंड फिक्सचर मैन्युफैक्चरर SLI लाइटिंग अपने ब्रांड सल्वेनिया को बेचना चाहती है, तो उन्हें अपना बिजनेस एक्सपेंशन का मौका दिखा, क्योंकि SLI उस समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी लाइटिंग कंपनी थी। ऐसे में कीमत राय ने फौरन ही इसे खरीदने का फैसला कर लिया। हालांकि सीनियर मैनेजमेंट जैसे कि उनके बेटे, भतीजे और ग्रुप CFO राजेश गुप्ता इस डील को लेकर चिंतित थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस डील के लिए वो ज्यादा पैसे दे रहे हैं। लेकिन कीमत राय ने कहा कि बड़ी पिक्चर के लिए ये एक बहुत ही छोटा अमाउंट है। ऐसे में सभी लोग राजी हो जाते हैं और सल्वेनिया को 104 मिलियन यूरो यानी 980 करोड़ रुपए में खरीद लेते हैं। लेकिन तभी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने दस्तक दे दी और सल्वेनिया की सेल्स बहुत ही तेजी से गिरने लगी। 2008 से 9 के बीच इस कंपनी को 16.3 मिलियन यूरोस का लॉस हुआ था, जो 2009-10 में बढ़कर 26.1 मिलियन यूरोस हो गया। इसी बीच सल्वेनिया के CEO पॉल ग्रिसवर्ल्ड को कंपनी से निकाल दिया गया, क्योंकि वो अपने काम में लगातार फेल हो रहे थे। इधर हैवेल्स ने सल्वेनिया को खरीदने के लिए बैंक से काफी लोन ले रखा था, इसलिए उसे रीपे करने का दबाव बन रहा था। दोस्तों, इस लोन को चुकाने के लिए हैवेल्स को वॉबक पिंकस नाम की अपनी एक प्राइवेट इक्विटी फर्म के स्टेक्स को बेचने पड़ गए थे। सल्वेनिया की खराब परफॉर्मेंस ने अब हैवेल्स को खत्म करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसके ऑपरेशंस में कंपनी को काफी पैसे लगाने पड़ रहे थे। इसलिए मैनेजमेंट ने 18 महीने का एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया। इस दौरान इन्होंने ब्राजील और कोस्टारिका में मौजूद फैक्ट्रीज को बंद कर दिया, यूके की फैक्ट्री में ऑपरेशंस को सस्पेंड करके इंडिया में शिफ्ट कर दिया ताकि लेबर कॉस्ट कम किया जा सके। बड़ी संख्या में एम्प्लॉयज की छटनी हुई, आउटसोर्सिंग को 38% से बढ़ाकर 60% तक किया गया और कंपनी में कई ऐसे छोटे बड़े बदलाव किए जिससे इसके एक्सपेंसेस को कम करके इसे किसी भी कीमत पर प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। अच्छी बात ये रही कि जल्द ही इन कोशिशों का रिजल्ट भी नजर आने लगा और 2010 से 11 के बीच सल्वेनिया ने 7 मिलियन यूरोस का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। साल 2011-12 में इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर 10.2 मिलियन यूरोस तक पहुंच जाता है और 2012-13 के बीच ये 30.5 मिलियन यूरोस हो जाता है। सल्वेनिया जिसे खरीदने के बाद हैवेल्स का मैनेजमेंट पछता रहा था, वही कंपनी हैवेल्स के लिए इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुई कि इस तरह के एक्विजिशंस और क्वालिटी प्रोडक्ट्स की वजह से फिस्कल ईयर 2013-14 में हैवेल्स इंडिया ने 446 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। इसके अलावा सितंबर 2014 में कीमत राय गुप्ता ने फोर्ब्स बिलियनर की लिस्ट में पहली बार अपनी जगह बनाई थी और $2 बिलियन की नेट वर्थ के साथ वो इंडिया के 48वें सबसे अमीर आदमी बने। दोस्तों, मार्च 2020 में जहां हैवेल्स का रेवेन्यू 9,541 करोड़ रुपए था, वो मार्च 2024 में बढ़कर 18,798 करोड़ रुपए हो गया। आज हैवेल्स अपने प्रोडक्ट्स को लगभग 70 देशों में एक्सपोर्ट करता है। साथ ही इसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी ग्लोबल लेवल पर एस्टेब्लिश कर लिया है और ये सब मुमकिन हो सका कीमत राय की सिर्फ एक जीत की वजह से, जो था उन्हें किसी भी तरह एक मैन्युफैक्चरर बनना है। बाकी दोस्तों, इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक गुब्बारे बेचने वाले ने MRF जैसी कंपनी को खड़ा कर दिया, तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।